नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आरटीआई के बारे में आपको जानकारी देंगे। आरटीआई से जुड़े नियम कानून बताएंगे। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था। देश के इतिहास में इस कानून ने कई अहम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका भी निभाई, लोगों को सूचना तय समय में पहुंचाने का रास्ता भी दिखाया और ये अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल जवाब कर सकता है और हर तरह की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तो ये तो थी आरटीआई से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। आज आरटीआई के नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो नवीन जी, आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार फिर से आपको विषय की जानकारी दे देते हैं। आज हम आरटीआई से जुड़ी कानूनी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और इसके लिए अगर आपको कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त करनी हो तो इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नवीन पांडे जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आरटीआई की शुरुआत क्यों की गई थी। जी वक्ता जी, लोकतंत्र में देश की जनता जो है उसको अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है जी, और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन समय के साथ हमने ये देखा है कि अधिकांश राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया जी, और भ्रष्टाचार करने के लिए जन विरोधी और अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया गया सरकारों द्वारा। तो लोकतंत्र में मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में लीन है वह क्या कर रही है ना। इसके लिए जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, है ना। हमारे देश में भी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले की सुनवाई करते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचना का जो अधिकार है जी, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अतः आर्टिकल 19(1) के तहत इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया और इसके बाद में इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये अधिनियम भी लाया गया। तो मूल मकसद जो है वो यही है कि जनता को जानकारी हो, उसे सूचना मुहैया कराई जा सके कि सरकारें या लोक अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं जी। तो ये मकसद है और इसी वजह से ये कानून लाया गया। बिल्कुल। नवीन जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आरटीआई कौन फाइल कर सकता है और किन संस्थानों से आरटीआई एक्ट की जो जानकारी है वो मांगी जा सकती है, कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ना आने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जी देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यदि हम देखें तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जी किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। शर्त बस इतनी है कि जो जानकारी मांगी जा रही है वह जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, है ना। जैसे कि
जो व्यक्ति जानकारी लेना चाह रहे हैं वो इस बारे में जानकारी ले सकता है कि उनके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और टोटल कितने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाए गए, उन पर कितना खर्च हुआ, तो ये सब जानकारी ली जा सकती है। किसी सरकार की निजी राय ये नहीं लिया जा सकता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। अब इसमें यदि संस्थाओं की बात करें तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, है ना, सरकारी संस्था या सरकार द्वारा जो एडेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो उनसे आरटीआई के तहत जानकारी ली जा सकती है। वही सरकार में भी कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जिनसे जानकारी नहीं मांगी जा सकती। इसके लिए आरटीआई एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 एक दिया हुआ है। फिर 25 ऐसे संस्थान हैं जिनको नामित किया गया है जी, जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, आईटीबीपी पुलिस फोर्स हो गया, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस तरह के संस्थान हैं जो आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। इनसे सूचना नहीं मांगी जा सकती है क्योंकि ये जो काम करते हैं वे सब देश की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित काम है। जी बिल्कुल। जी जी नवीन जी, क्या निजी संस्थाएं भी आरटीआई एक्ट के तहत आती हैं? देखिए, जहाँ तक निजी संस्थाओं का सवाल है, यदि हम कंपनियों की बात करें तो सीधे तौर पर निजी कंपनियां सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन नहीं है जी, क्योंकि आमतौर पर जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यह लागू होता है सार्वजनिक या सरकारी निकायों के ऊपर। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की बात यदि हम करें तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जब निर्धारित हो रहा था, समीर कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि जो निजी अस्पताल हैं वे मरीज को उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड या मरीज के परिजनों को उसके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए वे बाध्य हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है जी। यदि आप कंसर्न पर्सन हैं, या तो आप पेशेंट हैं या पेशेंट के रिलेटिव हैं, फिर हॉस्पिटल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट थर्ड पार्टी को दिया जाना ये चीज कवर नहीं होता है। इसी प्रकार प्राइवेट स्कूल की यदि बात करें तो प्राइवेट स्कूल के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी शहर के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्कूल खोलने के लिए यदि जमीन दे रखी है जी, तो ये माना जाएगा कि सरकार द्वारा उनको जो है सहायता प्रदान की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के स्कूल जो हैं वे आरटीआई के अधीन आ जाते हैं, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी बिल्कुल, है ना जी। तो ये हैं वो संस्थाएं जो आरटीआई के अधीन आती हैं जी। नवीन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आरटीआई कैसे फाइल करें? जी, ये सबसे जरूरी प्रश्न है क्योंकि जब तक कैसे फाइल करें ये पता नहीं होगा तो जानकारी नहीं ली जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जिस विभाग से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर जन सूचना अधिकारी कौन है, क्योंकि हर सरकारी विभाग या इस तरह के कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया हुआ होता है जी। तो जन सूचना अधिकारी को एड्रेस करते हुए आप एक एप्लीकेशन जमा करेंगे। उस एप्लीकेशन में आपका पूरा नाम, पता, पिता का नाम, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी।
साथ ही आपको अपने प्रश्न पे लिखने होंगे, आप किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं और क्या जानकारी चाहते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिखना होता है। एप्लीकेशन इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लोकल लैंग्वेज में जहां भी आप निवास करते हैं उस भाषा में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और साथ में जो आरटीआई एप्लीकेशन की जो शुल्क है उसका प्रमाण भी आपको देना होता है, या तो आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक, या यहाँ तक कि यदि आप पर्सनली जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के लिए तो आप कैश में भी फीस जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन देने के बाद में उसकी फोटोकॉपी जरूर ले जाना चाहिए और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से उस पर रिसीविंग लेकर के आनी चाहिए। यदि आवेदक जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है तो गरीबी रेखा से नीचे होने का पत्र भी एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा। तो ये प्रक्रिया है फाइल करने की। जी बिल्कुल। नवीन जी, क्या ऑनलाइन तरीके से भी आरटीआई फाइल की जा सकती है, ऐसा भी कोई तरीका है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन भी आरटीआई फाइल की जा सकती है। इसके लिए आवेदक को आरटीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rtionline.in इस पर जाना होगा। वहां जाकर के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आप जानकारी प्राप्त कर लें जी। तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन चाहे आप जिस माध्यम से लगाएं, रजिस्टर करके लगाएं या बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए लगाएं, आपको अपना नाम और जिस पते पर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं जी, वह पता आपको पूर्ण रूप से पिन कोड के साथ में वहां पर दर्ज कराना होगा और इस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नवीन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आरटीआई एप्लीकेशन के साथ फीस भी जमा करनी पड़ती है, अगर करनी भी पड़ती है तो इसकी फीस क्या कुछ होती है? जी वक्ता जी, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्थान से या पब्लिक अथॉरिटी से कोई सूचना प्राप्त चाहता है जी, तो आवेदन के साथ में उनको शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है। जो फीस है वो 10 रुपए की होती है, जिसको इंडियन पोस्टल ऑर्डर, बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे किया जा सकता है। यहाँ तक कि कैश में भी भुगतान किया जा सकता है। लेकिन यदि आवेदक जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है जी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फीस के भुगतान से छूट दी गई है। लेकिन यह छूट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो आवेदक है उनको गरीबी रेखा से नीचे होने का अपना प्रमाण पत्र आवेदन के साथ में संलग्न करना होगा। इसी प्रकार यदि अपील में जाना होता है, यदि आरटीआई आवेदन पे सूचना प्राप्त नहीं होती है और अपील में जाना पड़ता है तो अपील के लिए जो फीस है वह 50 रुपए की है फर्स्ट अपील के लिए। और यदि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सेकंड अपील लगानी पड़ती है तो वहां पर 100 रुपए की फीस के भुगतान का प्रावधान है। लेकिन ये सारे फीस गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों के लिए माफ है, बशर्ते कि उन्होंने अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाया हुआ होना चाहिए। जी बिल्कुल। जी नवीन जी, आरटीआई में जवाब आने के लिए कम से कम अवधि क्या होती है? अगर अवधि के अंदर जवाब ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? जी वक्ता जी, आवेदन पत्र जब भी कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत लगाते हैं जी, तो आवेदन करने के दिन से 30 दिन के अंदर अंदर कानून में यह प्रावधान है कि जन सूचना अधिकारी को उस आवेदन का निस्तारण करना होगा और 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। यदि 30 दिन के अंदर में जवाब नहीं मिलता है तो आवेदक सबसे पहले तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में प्रथम अपील दर्ज कराए। प्रथम अपील दर्ज कराने के बाद भी
जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वे निर्देश देंगे या फिर वे सूचना जो है उपलब्ध कराने का इंतजाम करेंगे। जी। यदि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता है या सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके बाद सेकेंड अपील किया जा सकता है, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में किया जाता है। जी। यदि वहां जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनको सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, जी। उनके फेलियर के लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जा सकता है आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत, और साथ ही साथ कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। बिल्कुल। तो ये सारे रास्ते उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई संस्था आरटीआई का जवाब ना दे तो फिर क्या किया जाए नवीन जी? देखिए, यदि कोई संस्था आरटीआई का जवाब नहीं देती है तो यहाँ भी प्रावधान वही है, जवाब नहीं मिलने पर जी अपील में जाए, है ना। यदि अपील के बाद भी सूचना नहीं दी जाती है तो जो लोक सूचना अधिकारी हैं संस्था के जी उनके खिलाफ धारा 7 के उल्लंघन का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए और 167 के तहत एफआईआर दर्ज कराकर की जा सकती है। इसके अलावा यदि जो लोक सूचना अधिकारी हैं वह जानकारी तो देते हैं पर झूठी जानकारी देते हैं, और झूठी जानकारी देने का प्रमाण यदि आवेदक के पास में मौजूद है तो उस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के 167, 420, 468 और 471 के तहत एसपीआईओ के खिलाफ भी इन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ या संस्थाओं से जुड़े हुए यदि सूचना के लिए आपने आवेदन किया हुआ है और आवेदन या तो दिया नहीं जा रहा है या फिर यदि दिया भी जा रहा है तो झूठी सूचना आपको दी जा रही है, तो इन स्थितियों में एफआईआर का भी रास्ता आप चुन सकते हैं और एफआईआर दर्ज करा करके कोर्ट में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल नवीन जी, ये आरटीआई एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं? अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो सर? जी देखिए, आरटीआई आवेदन वैसे तो कानून में प्रावधान है कि जब भी कोई आरटीआई की आवेदन प्राप्त होती है तो सूचना जो है प्रदान किया जाना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, जैसे आवेदक जब आवेदन देते हैं सूचना के लिए तो यदि आवेदन जो है किसी प्रकार से अधूरा रह जाए, जी है ना, या तो जो इंफॉर्मेशन आवेदक को अपने बारे में मेंशन करना होता है एप्लीकेशन के अंदर, जैसे नाम, पता, जवाब प्राप्त करने के लिए पता, ये यदि छोड़ दिए जाते हैं तो फिर आरटीआई की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जी। साथ ही साथ यदि जो प्रश्न है वे स्पष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। या फिर यदि आवेदक ने कोई ऐसी जानकारी मांग ली जो जानकारी देश की सुरक्षा, संप्रभुता, इस प्रकार की जो जानकारी है उससे देश की सुरक्षा, संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंच रहा होता है, या ऐसी जानकारी जो कि एग्जेम्प्ट है, जी, है ना, जिसको देने की कोई बाध्यता नहीं है कानून के तहत, ऐसी जानकारी भी यदि मांगी जाती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी बिल्कुल नवीन जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से आरटीआई से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।